हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी हिंदी क्षितिज भाग 2 से। यहाँ हम पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा। तो इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रश्न किए थे, जिन्होंने नहीं किए हैं एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, और रचना और अभिव्यक्ति पर जो प्रश्न है उनको भी हम आज की क्लास में करेंगे। तो एक बार चलिए रिवीजन हम करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा और फिर हम रचना और अभिव्यक्ति पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर था कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न था, इनको हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इससे जो है 3 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। और थर्ड है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे। तो 3 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, जब कैप्टन चश्मा वाला वो जब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हालदार साहब बहुत ही मायूस हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जो है कैप्टन तो जिंदा रहा नहीं, अब नेताजी की मूर्ति पर कौन ही चश्मा लगाएगा। यानी कि अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेताजी की चश्मे पर मूर्ति पर चश्मा लगाए, इसलिए जो है वो मायूस थे। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न का जो उत्तर है ये है, हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उसकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है, और वहां अब किसी में वैसी देशभक्ति की, देश प्रेम की भावना नहीं है। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। यानी कि उन्हें ये लगा था पहले कि शायद अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है इस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाएगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाली जैसा देशभक्त अब इस कस्बे में कोई भी नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही उन्होंने देखा उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को रोकने को कहा और वो तेजी से उस मूर्ति की तरफ भागे थे। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगा रहा था कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुई है, क्योंकि सरकंडे का जो चश्मा था वो छोटे बच्चों ने ही उस मूर्ति को पहनाया हुआ था। तो बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य अभी सुरक्षित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न था, हालदार साहब इसलिए भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में आई हुई जो निराशा की भावना थी वो अचानक आशा के रूप में परिवर्तित हो गई, और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। चलिएगा, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपको यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। क्या यहाँ पर इन वाक्यों में कहना चाहते हैं लेखक। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर और गृहस्थी
जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखिए हालदार साहब बार बार सोचते रहे, क्योंकि जब पान वाले ने उस चश्मे वाले को जो है इस तरह के शब्द कहे तो उन्होंने क्या कहा, वो बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर और गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ जो है त्याग कर देती है। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो। हर व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही जो है एक दूसरे का आदर करता है, उसका सम्मान करता है। देश के प्रति या देश के जो स्वतंत्रता संग्रामियों के प्रति जो है कोई प्रेम की भावना आज के समाज में नहीं रही है। अपने स्वार्थ की पूर्ति हर कोई कर रहा है, चाहे उसके लिए उसे अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अब जो है समाज में लोगों में नैतिकता कम बची है, स्वार्थ की भावना ज्यादा आ गई है। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न था, पान वाले का रेखा चित्र आपको प्रस्तुत करना था, तो ये जो है आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो कैप्टन ने जो पान वाला था उसका जो है पान वाले के प्रति इस तरह की प्रतिक्रिया करना, आप जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या गलत है, ये आपको लिखना था। तो कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, उसके लिए वह इसलिए जो है वो फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट कर रहा था, उसी कारण जो है पान वाले ने उसे क्या कहा, पागल वो कहता था उसे। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, यानी उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए थी, बल्कि वो जो है पान वाला उसका उपहास कर रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी जो है उचित नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में हम रचना और अभिव्यक्ति पर बेस्ड प्रश्न करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जैसे हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे और नेताजी को निहारते थे। पान वाला उदास हो गया, उसके पीछे मुंह मुड़कर उसने जो है पीछे मुंह मुड़कर मुंह का जो पान था वो नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो यहाँ आपको जो है विशेषता बतानी है हर वाक्य में, हर प्रश्न में। तो देखिए, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो इसमें जो है उनकी क्या किस और ये बात संकेत करता है, क्या कौन सी इसकी इनकी विशेषता है। तो हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर जो है देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश हुए थे। उसके लिए उनके मन में जो है एक प्रकार से श्रद्धा थी। चलिए, सेकंड प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि पान वाला उदास हो गया, उसने जो है पीछे मुड़कर मुंह का जो पान है वो नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें वो पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।
तो इस वाक्य में जो है आपको जो पात्र हैं उसकी क्या विशेषता नजर आती है और किस ओर वो संकेत यहाँ कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बताना है। चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर लिखें और गौ का भी आप उत्तर लिखेंगे। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इसमें जो है कैप्टन की क्या विशेषता है और किस ओर वो संकेत कर रहा है, इन दो प्रश्नों के उत्तर आप लिखें और फिर हम अपने आंसर से इसे मैच करेंगे। चलिएगा, तो चलिए कैप्टन तो लिखेंगे, कैप्टन की मृत्यु की बात पर पानवाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पानवाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं न कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी। के चलते कैप्टन के मर जाने पर बहुत दुखी हो गया था। तो उपरोक्त घटना से पानवाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। वह है कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता है और उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात यानी अपने सामने नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर यानी उनके मन और मस्तिष्क पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखना है आपको। तो आपने भी जब चैप्टर पढ़ा तो आपको भी शायद यही लगा होगा कि कैप्टन कोई फौज से जो है रिटायर कोई आदमी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बेहद ही मरियल बूढ़ा आदमी था जिसके जो पास अपनी स्वयं की दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगाता था, चश्मे वाला था वो। तो ऐसा ही लेखक हवलदार साहब के मन में भी इसके प्रति जो है ऐसा ही कुछ जो है ऐसी कल्पना, कुछ ऐसी ही कल्पना जो है किसने की थी, हवलदार साहब ने। तो लिखिएगा, हवलदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रौबदार छवि अंकित हो रही थी। उन्हें लगता था कि फौज में होने के कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके कस्बे में भी किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने इलाके के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहोगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? चलिए प्रश्न लिखेंगे। चलिए, तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महान पुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। इसी में एक और प्रश्न है कि आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। तो देखिए, ये हर व्यक्ति का, हर बच्चे का अपना विचार हो सकता है आपको कोई अन्य महापुरुष अच्छे लगते हों, लेकिन देखिए सबसे महान जो हमारे सभी महान हैं जिन्होंने देश के लिए, देश के खातिर जो है अपने प्राणों की बलि दी। लेकिन देखिए, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ
वैमनस्य और सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, उसमें जो है गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यानी कि गांधी जी कहते थे हमेशा आपको हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बनना है, हमें स्वार्थ रहित होना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। इन सभी जो है बातों के जो है विरुद्ध थे गांधी जी, कि भाई हमें हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना है, ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावना जो है उत्पन्न होंगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा। तो देखिए हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस मूर्ति को अपमानित करें अथवा उसे क्षति पहुंचाएं और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। यानी अगर आपके शहर, कस्बे या कहीं भी चौराहे पर जो है इस प्रकार की कोई मूर्ति लगी होती है तो आप जो है ना तो स्वयं उसे क्षति पहुंचाएं और ना किसी और को पहुंचाने दें। और हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महान पुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें और दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो उसको, जब देखिए हालदार साहब ने उस पान वाले से पूछा कि भाई ये हर बार जो है अलग अलग चश्मा क्यों इस पर लगाया जाता है, तो तब जो है उसे समझाया गया। क्या कहा पान वाले ने कि कोई ग्राहक आ गया समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो जो है ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो स्थानीय बोली है उसका यहाँ पर प्रभाव है। तो इसको आपने हिंदी जो आपकी मानक भाषा है उसमें लिखना है। तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे कि अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। प्रश्न नंबर 11 है, भाई खूब क्या आइडिया है, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की जो है भाव अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा का भंडार जो है बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है और भाषा में प्रभावमयता आ जाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्य में निपात छाती और उनसे नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। चलिए आपने जो है इसी तरह से नए वाक्य बनाने हैं और ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप करके लाइएगा, नए वाक्य आप बनाएंगे इन प्रश्नों पे। यहाँ पर आपके पास कुछ खंड दिए गए हैं क ख ग घ और ये जो है आपने क्या करने हैं, इनसे कुछ नए वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ नेताजी का चश्मा इसके कुछ प्रश्न सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।